मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज पहली बार बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री की क्लास बना रहा हूँ। और पहला ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 101% इम्पोर्टेंट है और सेकेंड सेमेस्टर में ज़रूर आएगा। तो हम लोग आज बात करेंगे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, गुप्त काल। स्वर्ण युग का तात्पर्य उस युग से है जिस युग में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हो, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। तो गुप्त काल को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। जैसे कि लिखा है कि गुप्त सम्राटों का शासनकाल, गुप्त सम्राटों का शासनकाल प्राचीन भारत के उस युग का प्रतिनिधित्व करता है कि जो गुप्त सम्राटों का शासनकाल है प्राचीन भारतीय इतिहास के उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सभ्यता और संस्कृति की अत्यधिक उन्नति हुई और उसके साथ साथ हिंदू संस्कृति भी अपनी उन्नति की चरम अवस्था पर था। अर्थात गुप्त काल में हिंदू संस्कृति का भी बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ, इतना उत्थान हुआ कि अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसे चरम बिंदु कहा जाता है। और इसी चहुमुखी विकास का तात्पर्य कि गुप्त काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इन चहुमुखी क्षेत्रों के विकास को देखते हुए इतिहासकार ने भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा है। और पश्चिमी विद्वानों ने इस काल को, गुप्त काल को क्लासिकल एज कहा है, क्लासिकल एज कहा है। इसके साथ साथ इस काल में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिनकी कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है, जो बिंदु निम्नलिखित है। अब पहली मेन हेडिंग है राजनैतिक एकता का काल। पहली हेडिंग क्या है? राजनीतिक एकता का काल। गुप्त काल में सम्राटों ने अपने ताकत के बल पर मौर्यों के बाद पहली बार एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो इसको हमें बताना है कि गुप्त काल में राजाओं ने अपने ताकत के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और ये साम्राज्य मौर्यों ने स्थापित किया। और मौर्यों के बाद पहली बार गुप्तों ने भी एक विशाल साम्राज्य स्थापना की। और उस विशाल साम्राज्य में हमें समझने के लिए थोड़ा जानना होगा। एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमें समझना आसान रहे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इनका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक है। तो ये हमें जानने के लिए मुख्य रूप से 2-3 बातों को जानना होगा। ठीक है, जैसे एक तो गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार था, एक प्रत्यक्ष विस्तार था या प्रत्यक्ष नियंत्रण में था और दूसरा अप्रत्यक्ष में था। प्रत्यक्ष का मतलब कि वह क्षेत्र जहां पर गुप्तों ने पूर्ण रूप से नियंत्रण किया और हमेशा उनका आवागमन होता था। यह क्षेत्र उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक विस्तृत था। ये जो शासन है ये गुप्तों ने यहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। उसके साथ साथ इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से गुप्तों का विस्तार सुदूर दक्षिण तक था। अर्थात गुप्त राजाओं ने अपनी ताकत के बल पर पूरे देश को जीत लिया। इस तरह से गुप्तों ने पहली बार पूरे भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पॉइंट, महान सम्राटों का काल। महान सम्राटों का काल, महान सम्राटों का काल।
गुप्त काल में अनेक महान सम्राट पैदा हुए। इन सम्राटों में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इत्यादि प्रमुख शासक हुए। ये वे शासक हैं जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का विस्तार न केवल उत्तर बल्कि सुदूर दक्षिण में किया और दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए इसने अनेक नीतियां अपनाई, जिसमें प्रसवोध धरण अलग है। तो इसकी जरूरत नहीं, हमें बस ये बताना है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई और दक्षिण भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक एक विदेशी जाति थे, शकों को पराजित किया और पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया। चांदी का सिक्का चलाया और उसके साथ साथ कुमारगुप्त के सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त होते हैं। कुमारगुप्त के सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त होते हैं और इसी के अभिलेखों से पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्कंदगुप्त के काल में हूणों ने आक्रमण किया था और हूण एक बर्बर और असभ्य जाति थी। जहाँ पर ये आक्रमण करते समूल नष्ट कर देते थे, लेकिन स्कंदगुप्त ने अपनी वीरता के बल पर न केवल हूणों को पराजित किया बल्कि हूणों को भारत से बाहर भी भगा दिया। तो इस तरह से गुप्त काल उन महान सम्राटों के काल के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। ये 2 पॉइंट। तीसरी हेडिंग है श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का काल। तो गुप्त काल अपने श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। गुप्त सम्राटों ने एक आदर्श व्यवस्था स्थापित की और ऐसी शासन व्यवस्था थी जो मुख्य रूप से कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित थी। अर्थात गुप्त राजाओं ने इस बात पर ज़्यादा बल दिया कि हम जो भी शासन कर रहे हैं उससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, और नैतिक आदर्श पर आधारित थी। नैतिक आदर्श का अर्थ है कि जो सभी लोग अपने अपने हिसाब से कार्य करें, कोई किसी के कार्यों में दखलंदाजी न करे। और गुप्त राजाओं ने शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किया। इस गुप्त काल के शासन व्यवस्था की प्रशंसा फाहियान, जो एक चीनी यात्री है, उसने किया। वो बताता है कि गुप्त काल में दंड व्यवस्था बहुत ही उदार थी। दंड व्यवस्था बहुत उदार थी। मृत्यु दंड तो प्रायः समाप्त हो गए थे। ये कहता है कि मृत्यु दंड क्या हो गए, प्रायः समाप्त कर दिए गए। उसके बावजूद गुप्त काल में शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। कालिदास गुप्त काल के ही महान कवि हुए हैं। तो कालिदास का कहना है, कालिदास ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि गुप्त काल का प्रशासन इतना श्रेष्ठ है कि उसका वर्णन इस उल्लेख से किया जा सकता है, या उसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि एक उपवन में, उपवन का अर्थ है कि जंगल में, एक मदमस्त का अर्थ है कि एक मदिरा पीकर अगर कोई नवयुवती का अर्थ है, नवयुवती का अर्थ सुंदर कन्या अगर मदिरा पीकर के जंगल में सोई हुई है तो उसके वस्त्र और गहनों को हवा भी स्पर्श नहीं कर सकते, तो भला उसके वस्त्र और आभूषण चुराने की साहस कौन कर सकता है। तो कालिदास का कहने का तात्पर्य है कि गुप्त जो शासन व्यवस्था इतनी उत्तम थी
कि अगर कोई सुंदर स्त्री आभूषणों के साथ उपवन में शराब इत्यादि पी करके भी सो जाए तो उसके आभूषणों को चोरी कोई नहीं कर सकता। अर्थात गुप्त काल की शासन व्यवस्था बहुत ही श्रेष्ठ थी। नेक्स्ट हेडिंग है आर्थिक समृद्धि का काल। तो गुप्त काल आर्थिक समृद्धि के लिए भी प्रसिद्ध था, जिसमें गुप्त शासक कृषि की उन्नति पर अधिक बल देते थे। गुप्त काल आर्थिक समृद्धि का भी काल था। गुप्त शासक प्रायः कृषि की उन्नति पर बल देते थे और कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई के साधनों का विकास किया गया। सिंचाई के साधनों का विकास किया गया, जिनमें नहरें, कुएं और तालाबों का निर्माण कराया गया और उसके साथ साथ उन्नत बीज बैल, हल इत्यादि प्रदान किया गया, जिससे कि किसान खेती अच्छे से कर सकें। गुप्त काल में सभी प्रकार के अनाजों और फलों का उत्पादन होता था। गुप्त काल में सभी प्रकार के अनाजों और फलों का उत्पादन होता था। कालिदास ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है कि गुप्त काल में धान और गन्ने का उत्पादन प्रचुर मात्रा में, अर्थात इनका उत्पादन बहुत अधिक होता था। और उसके साथ साथ गुप्त काल में न केवल कृषि व्यवस्था बहुत उन्नत थी, बल्कि कृषि के साथ साथ व्यापार भी बहुत उन्नत अवस्था में था। अर्थात इस काल में व्यापार भी बहुत उन्नति की स्थिति में थी। व्यापार के लिए अनेक बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है, जिनमें ताम्रलिप्ति और भड़ौच सबसे प्रमुख है। इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से विश्व के दूसरे देशों से लेन देन या व्यापार किया जाता था। उन देशों में अरब, फारस, रोम, चीन इत्यादि देश हैं। मिस्र इत्यादि देशों में गुप्त काल में व्यापार बहुत ज़्यादा किया जाता था। इसके साथ साथ गुप्त काल में कुछ व्यापारिक नगरों का प्रमाण मिला है जहाँ से व्यापार किया जाता, जिनमें पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैनी, भड़ौच इत्यादि प्रमुख हैं। तो इस तरह से गुप्त शासक न केवल कृषि की उन्नति पर बल दिए, बल्कि व्यापार की उन्नति पर बल दिए। और व्यापार करने वाले जो प्रमुख संस्था होती थी, व्यापार करने वाली संस्था को श्रेणी कहा जाता था। व्यापार करने वाली संस्था को श्रेणी कहा जाता था और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी गुप्त सम्राटों द्वारा की जाती थी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम जो भी पॉइंट बता रहे हैं, ये मेन हेडिंग और उसमें अलग अलग छोटे छोटे पॉइंटों में लिखना है, तभी नंबर अच्छे मिलेंगे। तो 4 पॉइंट तो हमारा कंप्लीट हो गया।